गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू आवर चैनल पीसीएस एंड केमिस्ट्री। आज हम लोग यहाँ बिहार इकोनॉमिक सर्वे के रिगार्डिंग बात करने के लिए आए हुए। जैसा कि आप लोगों को पता है, अभी हाल ही में 25 फरवरी को बिहार इकोनॉमिक सर्वे को बिहार गवर्नमेंट के द्वारा रिलीज किया गया। तो उसके क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि हम लोगों के एग्ज़ाम्स के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट हैं, और जो कि यहाँ पे हम लोग केवल प्री के डेटा को ना देखेंगे, उसके साथ साथ जो भी आपको मेंस के लिए इम्पोर्टेंट डेटा होगा उसके ऊपर भी हम बात करेंगे कि कैसे हम लोग उसको आपको बीपीएससी के मेंस में यूज कर सकते हैं। साथ ही ये जो भी बिहार में दूसरे एग्जाम्स होंगे ये सभी जगह काम में आएंगे, क्योंकि जहाँ पर बिहार का करेंट आएगा वहाँ पे बिहार का इकोनॉमिक सर्वे और आपका बजट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसमें हम लोग ये डिफरेंट डायमेंशंस की बात करेंगे, जैसे कि यहाँ पे प्रति व्यक्ति आय, डेट इज कॉल्ड एज पर कैपिटा इनकम, साथ ही में शुगर केन एंड व्हाट इज कॉल्ड एज लीची, आम, चावल, ये सब का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा जिला है बिहार में। फिर बिहार में क्या एनर्जी सेक्टर कैसा है, बिहार में टूरिज्म कैसा है, एजुकेशन क्या है। तो ये सब चीज़ों पे हम लोग बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के लिए हम आपको पहले बता दें कि ये हम लोगों का ये टेलीग्राम चैनल है, जो कि आप या तो अपने टेलीग्राम में इसको सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, या आप केवल अपने टेलीग्राम में ये पीसीएस एंड केमिस्ट्री सर्च करेंगे तो आपको ये हम लोग का चैनल दिख जाएगा। इकोनॉमिक सर्वे की हम बात करें तो फिर बिहार में ये वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग इसको शॉर्टकट में बिल्कुल नहीं जाएंगे। जो भी इंपॉर्टेंट डेटा होंगे उसको हम लोग अच्छे से कवर करेंगे, ताकि हम लोगों को एग्ज़ाम के लिए कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट छूटे ना। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। इकोनॉमिक सर्वे जो है कॉल्ड एज आर्थिक सर्वेक्षण, जो कि बिहार में 2006-07 से ही स्टार्ट हुआ है। यदि ईयर पूछा है तो फिर 2007 में, चूँकि ये क्या आपको सर्वे है, दो चीज़ें होती है, एक होता है आपका बजट, दूसरा होता है आपका सर्वे। बजट होता है वो हम लोग नेक्स्ट ईयर के लिए लाते हैं। वैसे भी यदि यहाँ पर नाम में साफ साफ है सर्वे, सर्वे हम लोग किस चीज़ का करते हैं? सर्वे हम लोग हमेशा उस चीज़ का करते हैं जो चीज़ पहले हो चुका हो। जो चीज़ पहले हो चुका हो उसी का ना हम लोग डेटा निकालेंगे कि इसमें क्या हुआ, कैसे हुआ। फ्यूचर के चीज़ों का हम लोग सर्वे थोड़ी ही कर सकते हैं। तो फिर सर्वे ऑलवेज स्टैंड्स की पिछली बार क्या हो चुका है, तो वो पिछले साल का, जैसे ये साल चल रहा है आपका 2022, तो फिर पिछले साल मतलब 2021-22 के टाइम में क्या क्या बिहार के इकनॉमी में चेंजेज हुए, बिहार के इकनॉमी में जो भी आपको फोरकास्टिंग किया गया था वो सारे फोरकास्टिंग को बिहार मेट कर पाया या फिर न कर पाया, वो सब चीज़ों को हम लोग यहाँ पे इकोनॉमिक सर्वे में डिस्कस करते हैं। तो फिर इकोनॉमिक सर्वे की हम बात करें तो फिर बिहार में इकोनॉमिक सर्वे 2006-07 में स्टार्ट हुआ था, तो उस हिसाब से ये 2021-22 वाला इकोनॉमिक सर्वे कौन सा होगा? 16th इकोनॉमिक सर्वे होगा बिहार का। और ये जो 16th इकोनॉमिक सर्वे बिहार का है उसे 25 फरवरी 2022 को पेश किया। वैसे ये डेट आप लोग ध्यान में रखिएगा, क्योंकि आजकल बीपीएससी के एग्जाम्स में डेट्स बड़ी पूछ रहे हैं। जैसे कि 66वीं बीपीएससी में उन्होंने डेट पूछा था। उसके बाद यदि आप लोग क्या डिस्ट्रिक्ट आर्ट एंड कल्चर ऑफिसर का एग्ज़ाम देखेंगे तो उसमें भी उन्होंने कुछ स्कीम्स के डेट पूछे हुए थे। तो एग्जैक्ट डेट तरह से आपको ध्यान में यहाँ पे रखने होंगे। कुछ इंपॉर्टेंट इशूज के ही आप लोगों को डेट ध्यान में रखने होंगे, सब याद करना तो पॉसिबल ही नहीं है। यदि हम लोग बिहार का जीएसडीपी बात करें, डेट इज कॉल्ड एज सकल घरेलू डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ओके, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल राज्य घरेलू उत्पाद। तो ये हम लोग हमेशा दो प्राइस पर निकालते हैं। पहला है कि करंट प्राइस, दूसरा है कि आपको कांस्टेंट प्राइस। कांस्टेंट प्राइस पर हम लोग जो आपका बेस ईयर होता है उससे हम लोग कंपेयर करते हैं। तो फिर करंट प्राइस पे आपको ये डेटा याद रखना है, 618628 आप लोगों को याद हो जाएगा, मैं उम्मीद करता हूँ, क्योंकि ये बहुत आसान है। 618 फिर आपका 628, तो ये आपका करंट प्राइस पे इतना करोड़ है। उसके बाद कांस्टेंट प्राइस पे आपको 4,19,883 करोड़। और यदि हम लोग बिहार का ग्रोथ रेट का बात करें, डेट इज 2020-21 में बिहार का ग्रोथ रेट क्या हुआ है, तो अब वो आपका 2.5% ग्रोथ रेट हुआ है। नेक्स्ट हम लोग देखें तो पर कैपिटा जीएसडीपी। पर कैपिटा जीएसडीपी आपको मालूम है कि किसी भी इकोनॉमी का यदि कंडीशन जानना हो तो उसका दो चीज़ हम लोग यूज करते हैं। जनरली हम लोग जीडीपी ज्ञात करते हैं, बट जीडीपी हम लोगों को उसका ट्रू पिक्चर न दिखाता है। सो ट्रू पिक्चर दिखाने के लिए जब हम लोग उस देश के जीडीपी को उसके पॉपुलेशन से जब हम लोग डिवाइड कर देते हैं, टोटल पॉपुलेशन से, तब हम लोगों को निकलता है पर कैपिटा जीएसडीपी, डेट इज कॉल्ड एज प्रति व्यक्ति जीएसडीपी। तो ये भी आपको करंट प्राइस पे है, ये आपका 34314।
और कांस्टेंट प्राइस पे आपका 50,555, ये आपको 50,000 के ऊपर पहली बार गया हुआ है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, दोनों कांस्टेंट प्राइस पे 34314 और आपको कांस्टेंट प्राइस पे 50,555 रुपी। और ये सवाल ये भी आता है कि बिहार में पर कैपिटा जीएसडीपी किस स्टेट का है, उसमें जिस स्टेट का पर कैपिटा जीएसडीपी होगा उसे हम लोग क्या समृद्ध जिला बोलते हैं। तो फिर प्रोस्पेरस डिस्ट्रिक्ट की हम लोग सूची की बात करें तो उसमें टॉप पे हम लोगों का पटना आता है, जबकि सेकंड पे आपको बेगूसराय है। वहीं सबसे बेकार स्थिति किसकी है, सबसे खराब स्थिति की जीएसडीपी की हम बात करें तो वो आपको शिवहर का है, शिवहर का सबसे वर्स्ट है। और आपका सेकंड नंबर पे होता है नीचे से अररिया, ठीक। और इसके बाद हम लोग बात करें नेक्स्ट की, नेक्स्ट की हम बात करें तो हम लोग यहाँ बात कर रहे थे सेक्टर वाइज पे, जैसा कि हमने आपको पर कैपिटा जीएसडीपी का बात कर लिया। इसके बाद हम बात करते हैं सेक्टर वाइज ग्रोथ रेट क्या हुआ है। तो सेक्टर वाइज ग्रोथ रेट की हम बात करें तो सेक्टर वाइज ग्रोथ रेट कांस्टेंट प्राइस पे जीवीए, मतलब इसका प्राइमरी सेक्टर का, आपको मालूम है कि 3 सेक्टर में हम लोग डिवाइड करते हैं मेनली, वैसे तो 5 होते हैं। आपको एक हो गया आपका क्वार्टनरी सेक्टर, उसके बाद 5th हो गया आपका क्वीनरी सेक्टर। तो वो दोनों को हम छोड़ दें तो फिर मेनली 3 के ऊपर ही हम लोग डिस्कस करते हैं। दैट इज कॉल्ड एज द प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। दैट इज कॉल्ड एज प्राथमिक सेक्टर, और ये आपका द्वितीय क्षेत्र, और ये हो गया आपका तृतीय क्षेत्र। तो प्राथमिक क्षेत्र की हम बात करें तो फिर बिहार के टोटल जो आपको जीडीपी हुआ है उसमें 19.2% आपका हिस्सेदारी प्राइमरी सेक्टर का है, जबकि सेकेंडरी सेक्टर का 19.5% है। और टर्शियरी सेक्टर का हम देखें तो ये आपको 61.2% है। तो कांस्टेंट प्राइस पे आपको ये तीनों डेटा एग्जाम्स में हमेशा देखने को मिलते हैं। और इसके बाद सेक्टर स्पेसिफिक हम बात करें, कभी कभी कुछ स्पेशल आ जाते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर स्पेशल का हम बात करें तो आपको ये 10% है। बट हम एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट और फिशिंग तीनों को हमको मिला दे तो ये जो आपका 19.2 है इसमें से 19% तो इसी दोनों से आता है। उसके बाद कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में 9.1% है। इंडस्ट्री का इस बार ग्रोथ 7.2% रहा है बिहार का। तो इस तरह हम लोगों ने पहले 3-4 डेटा को देखा। पहला डेटा हमने देखा कि बिहार का करंट प्राइस पर जीएसडीपी क्या है। उसके बाद हमने देखा है कि बिहार के कांस्टेंट प्राइस पर जीएसडीपी क्या है, जैसे कि करंट प्राइस पे 618,628, ये तो याद करना बहुत आसान है। नेक्स्ट इज दी एट कांस्टेंट प्राइस, तो ये हो गया आपका 419,883। वैसे आप लोग को 419 भी याद रहे तो एग्जाम में काम चल सकता है, क्योंकि ये तो हम लोग हमेशा यदि देखते रहेंगे अपने नोट्स को तो ये तो ऐसे ही ध्यान में रहेगा, बट 419 रहे फिर भी काम चल सकता है। एंड नेक्स्ट इज द ग्रोथ रेट ऑफ बिहार 2.5% है। फिर हमने बात किया पर कैपिटा जीएसडीपी, तो आपको करंट प्राइस पे 34,314 रुपी है, जबकि कांस्टेंट प्राइस पे 50,555 रुपी है। और यदि हम लोग पर कैपिटा जीएसडीपी के अकॉर्डिंग बात करें तो फिर सबसे प्रोस्पेरस डिस्ट्रिक्ट या फिर वैसा डिस्ट्रिक्ट जिसका जीएसडीपी सबसे हाईएस्ट है वो है आपका पटना, और सेकंड पे आपको होता है बेगूसराय। वहीं आपको सबसे कम वाला शिवहर, सेकंड इज दी अररिया। इसके बाद हमने बात किया कांस्टेंट प्राइस पर आपको ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड, मतलब कि ये जो आपका प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन कितना है, तो 19.2%, सेकेंडरी सेक्टर का 19.5%, टर्शियरी सेक्टर का 61.2%। उसके बाद हमने कुछ सेक्टर स्पेसिफिक देखे जैसे कि इंडस्ट्री का 7.2%, कंस्ट्रक्शन का 9.1%, और केवल एग्रीकल्चर का लगभग 10% है, लेकिन एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट एंड फिशिंग मिलाकर 19% है। इसके बाद हम बात करते हैं कुछ डेफिसिट की। ये यहाँ से ये फर्स्ट वाला आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ये एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा, मतलब 95% चांसेस इसी के आने के होते हैं। तो फिर 2020-21 में बिहार राज्य का ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट 4.8% था, और ये आपको नेक्स्ट ईयर का टारगेट फिक्स किया गया है 3.0% 2021-22 के लिए, मतलब एस्टिमेटेड है ये। तो जो डेटा हम लोगों को मिला है उसके अकॉर्डिंग 2020-21 का 4.8%, प्राइमरी डेफिसिट आपका 2.8% और रेवेन्यू डेफिसिट आपको 1.8%। आप लोगों को ध्यान में ग्रॉस वाले को अच्छे से रखना है, 4.8%। और आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी की हम बात करें, ये हमेशा आते रहते हैं, किसी टेस्ट सीरीज को आप दीजिएगा तो वहाँ पे ये सारे सवाल देखने को मिलते हैं। तो फिर आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी की हम बात करें तो उसमें आपको 36.7% है जीएसडीपी का। बिहार में आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी 36.7% है, जो कि नंबर में हम बात करें तो फिर 2,27,196 करोड़ है।
बिहार ने यदि सेंट्रल गवर्नमेंट से इस बार बिहार को कितने पैसे मिले हुए हैं तो आपको 98,128 करोड़ 98,128 करोड़ रुपए बिहार सरकार को इस बार मिले हुए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को से, केंद्र सरकार से। नेक्स्ट बात करिए, कुछ एग्रीकल्चर के इंपॉर्टेंट डेटा हैं जिसमें आपको 3-4 तो बिल्कुल याद रखने हैं, जिसे मैंने क्या बोल्ड करके रखा हुआ है। फर्स्ट इज ग्रॉस क्रॉप एरिया, बिहार में टोटल क्षेत्रफल के कितने क्षेत्रफल पे वे लोगों ने क्रॉपिंग किया हुआ है, तो डेट इज 72.97 लाख हेक्टेयर। और क्रॉप इंटेंसिटी बिहार में कितना है, तो वो है आपको 144%। बिहार में क्रॉप इंटेंसिटी 144% और ग्रॉस क्रॉप एरिया 72.97 लाख हेक्टेयर। फूड ग्रेन खाद्यान्न का प्रोडक्शन कितना हुआ है बिहार में, तो वो है आपका 17.95 लाख टन्स, इतना आपको फूड ग्रेन प्रोड्यूस हुआ है। तो फिर हम लोग फिर से देखते हैं, शुरू करते हैं। ग्रॉस क्रॉप एरिया 72.97 लाख हेक्टेयर और क्रॉप इंटेंसिटी 144% और आपका फूड ग्रेन प्रोडक्शन 17.95 लाख टन। और जो आपको लाइव स्टॉक्स होते हैं जैसे कि गाय, ये हो गया आपका गाय हो गया, भेड़ हो गया, बकरी हो गया, ये सब का आपको जो लाइव स्टॉक्स होते हैं पशुपालन क्षेत्र से बिहार को 6.6% हुआ है इस बार ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड में, इतना 6.6% कॉन्ट्रीब्यूशन आपको पशुपालन क्षेत्र का रहा है। मिल्क प्रोडक्शन की हम बात करें तो फिर बिहार में मिल्क प्रोडक्शन 115 लाख टन हुआ है और अंडे का प्रोडक्शन 301। वैसे ये सब डेटा ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है बट कभी कभी आ जाते हैं ये तीन। तो आपका हो गया मिल्क हो गया 115 लाख टन और ये अंडे का प्रोडक्शन हुआ उत्पादन 301.32 और आपको मछली का प्रोडक्शन हुआ 6.83 लाख टन। इसके बाद हम बात करें ग्रॉस इरिगेटेड एरिया, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, दिस इज द ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया एंड दिस इज द ग्रॉस इरिगेटेड की कहाँ पर कितना सिंचाई हो रहा है। तो फिर सिंचाई क्षेत्र की हम लोग बात करें तो वो आपको 54.35 लाख है। सिंचाई एरिया टोटल 54.35 लाख, आई थिंक यहाँ पे हेक्टेयर होना चाहिए। और इसके बाद हम बात करें ऑर्गेनिक कॉरिडोर की, तो बिहार में टोटल ऑर्गेनिक कॉरिडोर बनाया जा रहा है इस समय, तो वो 13 जिलों में बिहार के ऑर्गेनिक कॉरिडोर बताया जा रहा है। चलिए आप हमको दो चीज़ कमेंट करके बताइएगा। पहला बताइए कि बिहार में टोटल स्मार्ट सिटी कितने हैं, बिहार में टोटल स्मार्ट सिटी बिहार के टोटल स्मार्ट सिटी कितने बनाए जा रहे हैं, उसके बाद कहाँ कहाँ बनाए जा रहे हैं। और दूसरा आपको बताना है कि बिहार आपका नीति आयोग का जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है डेट इज कॉल्ड एज अपेक्षिक जिला करके कुछ उसका हिंदी है, तो उसमें बिहार के कितने जिलों को शामिल किया गया है। यहाँ पे आपके स्मार्ट सिटी बिहार में कितने हैं और आकांक्षित जो आपको जिला वाला जो है आपको प्रोग्राम नीति आयोग का, उसमें में बिहार के कितने जिलों को शामिल किया गया है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि बिहार में ट्रांसपोर्टेशन कैसा है, दैट इज कॉल्ड एज हाईवे का हम लोग सब डेटा देखते हैं। तो फिर बिहार में नेशनल हाईवे 5498 किलोमीटर है और जो कि सबसे लंबा आपको पटना में है और सबसे कम आपको शिवहर में है। और बिहार में टोटल 58 हाईवेज हैं, टोटल 58 हाईवे बिहार से पास करते हैं। नेशनल हाईवे डेंसिटी भी आपका इतना ही है। तो बिहार में नेशनल हाईवे 5498 किलोमीटर मैक्सिमम पटना में है, उसके बाद सबसे कम शिवहर में है। वहीं स्टेट हाईवे की हम बात करें तो फिर बिहार में सबसे ज़्यादा, बिहार में स्टेट हाईवे का जो आपका लेंथ है वो 3714 किलोमीटर है। बिहार में स्टेट हाईवे 3714 किलोमीटर जबकि नेशनल हाईवे 5498 किलोमीटर। और बिहार के यदि हम लोग रोड डेंसिटी बात करें तो बिहार का रोड डेंसिटी आपको 3086 किलोमीटर स्क्वायर, जो कि इंडिया का थर्ड है। रोड डेंसिटी के मामले में बिहार का रैंक इंडिया में थर्ड है। इसके बाद हम बात करें एनर्जी सेक्टर की, ऊर्जा सेक्टर का, तो बिहार में प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत जो है ये आपको 350 है। पिछली बार 2020-21 के सर्वे में ये आपको 332 था, जो कि इस बार बढ़ के 350 किलोवाट आवर हो गया है। और सबसे ज़्यादा ऊर्जा लोग पटना में यूज करते हैं, एनर्जी कंजम्पशन जो है वो पटना में सबसे ज़्यादा है और सबसे कम आपको शिवहर में है। और सबसे ज़्यादा इंक्रीज मतलब कि लास्ट बार से सबसे ज़्यादा इंक्रीज कहाँ, जैसे कि ये 18 यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, तो इसमें आपको सबसे ज़्यादा इंक्रीज देखा जाए तो वो आपको बक्सर में हुआ है। इसके बाद हम बात करें कि बिहार का टोटल पावर कैपेसिटी कितना है। बिहार का टोटल पावर कैपेसिटी 6422 मेगावाट है, अभी ये प्रेजेंट में है और जिसे बढ़ाकर 6607 करने का टारगेट है।
पावर कैपेसिटी को 2023-24 तक बढ़ाकर बिहार सरकार इसको 6607 मेगावाट करना चाहती है और तुरंत का इसका कैपेसिटी है 6422 मेगावाट। इसके बाद हम एनर्जी सेक्टर में कुछ डेटा देखते हैं, जैसे कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी में के इस्तेमाल में टॉप पे आपको पटना है और पेट्रोल में भी टॉप पे आपको पटना है, लेकिन डीजल में आपको टॉप पे शेखपुरा है। वहीं हम बात करें एलपीजी का सबसे कम उपयोग होता है आपको अररिया में, जबकि पेट्रोल का सबसे कम देखा गया है बांका में और डीजल सबसे कम देखा गया है किशनगंज में। तो फिर मैक्सिमम तो आपको याद करने में दिक्कत ना होगा, दो जगह तो पटना है, एक दो पटना, यहाँ पे डीजल में आपका शेखपुरा है। बट ये आपको सबसे कम एलपीजी हो गया, डेट इज कॉल्ड एज गैस, जो सिलेंडर गैस होता है उसी में ना होता है एलपीजी, तो वो सबसे कम हो गया अररिया में और सबसे कम पेट्रोल आपको क्या बांका में और सबसे कम डीजल आपको किशनगंज में इस्तेमाल हुआ है। इसके बाद हम बात करें इंटरप्राइज सेक्टर की, इंडस्ट्रियल सेक्टर हम लोग बोल सकते हैं। तो बिहार में तो मेनली शुगर केन का ही इंडस्ट्री है, तो देखा जाए तो फिर बिहार में शुगर केन प्रोडक्शन 46.22 लाख क्विंटल है इस बार के इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग। और आपको शुगर केन रिकवरी रेट 10% है। रिकवरी रेट मतलब हुआ कि टोटल लगभग 466 लाख क्विंटल को क्रश किया गया था, जिसका 10% डेट इज 46.22% हम लोगों को उससे शुगर प्राप्त हुआ। ओके, तो ये आपको प्रोडक्शन देखा जाए शुगर केन से जो हम लोग का शुगर का प्रोडक्शन 46.22 लाख क्विंटल हुआ है और इस तरह से रिकवरी रेट आपको 10% हो जाता है। और बिहार के 3 सबसे इम्पोर्टेंट मतलब सबसे आकर्षित करने वाले इंडस्ट्रियल क्षेत्र हैं। फर्स्ट इज द इथेनॉल, ये आपको इकोनॉमिक सर्वे का ही डेटा है। फर्स्ट सेक्टर इज द इथेनॉल और सेकंड इज द फूड प्रोसेसिंग एंड थर्ड इज द रिन्यूएबल एनर्जी। तो फिर ये आपको 3 मोस्ट एट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज हैं जो कि बिहार के इकोनॉमिक सर्वे के द्वारा कोट किए गए हैं। इसके बाद हम बात करें कि आपको जो हाल ही में जैसा कि मालूम है कि सीएम आपको महिला उद्यमी योजना और सीएम युवा उद्यमी योजना, ये 2 स्कीम स्टार्ट किया गया था उद्यमिता को, डेट इज कॉल्ड एज एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप करने के लिए। तो उसके लिए आपको दोनों के लिए 200 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं बजटरी प्रोविजन के अकॉर्डिंग। इसके बाद हम बात करें टूरिज्म सेक्टर, तो बिहार में आपको टूरिज्म पे इस बार 14,527 लाख रुपए खर्च करने का टारगेट रखा गया है। ये रखा नहीं गया, ये आपको खर्च हुआ है। और इसके बाद हम बात करें आपको कितने लोग इस बार बिहार घूमे हैं, तो वो हो गया आपको 59.4 लाख, जो कि पिछली बार से बहुत कम हो गया। पहले 3 करोड़ प्लस हुआ करता था, जो कि इस बार घट के 59.4 लाख हो गया है। क्यों? मेनली ड्यू टू द पैंडेमिक कोविड-19 के चलते बिहार का टूरिज्म सेक्टर बहुत ही बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। और इसी को देखते हुए आपको यूनाइटेड नेशंस की एक एजेंसी थी, उसने वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, उसने एक पर्टिकुलर ईयर को ही पूरे साल को ही सबसे खराब वर्ष घोषित कर दिया है टूरिज्म के लिए। और बिहार का एक स्टार्टअप पॉलिसी का जिक्र किया गया, तो एग्जाम में आ सकता है कि बिहार स्टार्टअप पॉलिसी कब लॉन्च किया गया, तो आपको 2017 का है। इसके बाद हम बात करें कुछ दूसरे नॉट फैक्टर्स बट कुछ दूसरे फैक्ट्स, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की हम लोग बात कर रहे हैं। तो कुछ दूसरे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की हम बात करें तो बिहार में डिपेंडेंसी रेशियो दैट इज कॉल्ड एज निर्भरता दर 62% है। बिहार में बेरोजगारी कहाँ ज़्यादा है, तो फिर बिहार में बेरोजगारी शहरी क्षेत्र में ज़्यादा है और गांव के क्षेत्र में बेरोजगारी कम है, ऐसा इकोनॉमिक सर्वे बोलता है। लेकिन हम लोग एक्सपेक्ट उल्टा करते हैं, बट इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी शहरी क्षेत्र में ज़्यादा है एज कम्पेयर टू रूरल एरियाज। और बिहार में 59.9 मतलब कि लगभग 60% लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। और बिहार का मेजोरिटी मतलब सबसे ज़्यादा काम करने वाले वर्ग के लोग जो हैं, मतलब 15 से 59 होता है आपका वर्क फोर्स, 15 to 59। तो इसमें मैक्सिमम जो है वो आपको लोग एग्रीकल्चर में बिहार में काम करते हैं। उसके बाद आपका फॉरेस्ट एंड माइनिंग सेक्टर है और थर्ड इज दी कंस्ट्रक्शन सेक्टर, मतलब कि मैक्सिमम बिहार के लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करते हैं। लेकिन फिर भी एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करने के बावजूद भी हमने देखा कि बिहार का मैक्सिमम जो है आपको ग्रॉस वैल्यू एडेड जो है वो आपको टर्शियरी सेक्टर से प्राप्त होता है। यहाँ पे हमने देखा टर्शियरी सेक्टर से, जैसे ऐसा कि हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि बिहार का जो जीएसडीपी होगा वो आपको एग्रीकल्चर बेस्ड होगा, बट ये आपको टर्शियरी में आपको 60% से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। इसके बाद हम बात करते हैं आपको अर्बनाइजेशन की
बिहार में शहरीकरण कितना है, तो बिहार में शहरीकरण दर वो 15.3% है। दिस डेटा इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और यहाँ पर मैक्सिमम ये आपको पटना में है शहरीकरण। इसके बाद हम बात करें कैश डिपॉजिट रेशियो, तो ये आपको बिहार में 41.2% है, जो कि आपको मैक्सिमम पूर्णिया में है और मिनिमम सबसे कम आपको मुंगेर में है और सबसे ज़्यादा आपको पूर्णिया में है। कैश डिपॉजिट रेशियो इट्स कॉल्ड एज CD रेशियो। इसके बाद हम बात करें बिहार में आपको नॉन परफॉर्मिंग एसेट का क्या सीन है, तो ये आपको 11.8% है लगभग। नॉन परफॉर्मिंग एसेट उसका होता है ना कि 90 डेज तक यदि कोई इंसान अपने लोन को ना दिया उसके बाद उसको हम लोग NPA घोषित कर देते हैं, तो उसका आपको 11.8% है इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग बिहार में। इसके बाद हम लोग क्या मानव विकास की बात करें तो फिर बिहार का ऐसा उम्मीद करते हैं कि बिहार में 2026 तक जो वर्किंग एज पॉपुलेशन होगा वो 61.4% होगा। और ये दो डेटा आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है मैक्सिमम, जैसे कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ कितना है आपको 69.1 है बिहार का, जबकि भारत का 69.4 है। ये दोनों आप लोगों को याद होना चाहिए। और यदि हम लोग इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बोले दैट इज कॉल्ड है, जो आपको नवजात बच्चे का डेथ हो जाता है, तो ये आपको हम लोग निकालते हैं पर 1000 पे। एक होता है आपको मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, तो उससे हम लोग निकालते हैं MMR को पर लाख पे, प्रति लाख पे, जबकि ये आपको इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हम लोग निकालते हैं प्रति 1000 पे। तो IMR बिहार का 29 है, ये आपको सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे का डेटा है, SRS का डेटा है, ठीक ना। तो यहाँ से ये दो चीज़ों को आपको इकोनॉमिक सर्वे में कोट किया गया, जो कि जबकि ये भारत का 30 है और ये आपको बिहार का उससे भी कम है, डेट इज कॉल्ड एज बिहार का नेशनल एवरेज से इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम है। ये अच्छी बात है, क्योंकि यदि इंडिया में हम बात करें तो फिर आपका नेशनल एवरेज पे जो भी 1000 बच्चे बर्थ लेते हैं उसमें से आपको 30 बच्चे का डेथ हो जाता है, जबकि आपको बिहार में 29 बच्चे का ही डेथ होता है, 1 कम है। इसके बाद हम लोग बात करें कि बिहार सरकार ने कुछ वैक्सीनेशन फैसिलिटी को 24 आवर्स के लिए रन कराया है, तो वो आपको 4 सेंटर्स पर कराया हुआ है। 3 सेंटर पटना में है, उसके बाद चौथा आपको रोहतास में। दिस इज नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट, बट ये आपको जो डेटा है, वेट, ये डेटा, ये दोनों डेटा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करें तो बिहार का चाइल्ड पॉपुलेशन का हम बात करें तो फिर बिहार में 0 से 18 वर्ष के बच्चों का पॉपुलेशन 42% है। और बिहार सरकार पर कैपिटा हर एक बच्चे पर कितने रुपए खर्च करती है, तो 5376 रुपये खर्च करती है। इसी के साथ साथ बिहार सरकार ने पैंडेमिक के टाइम एक एप्लीकेशन लॉन्च किया था, दैट इज कॉल्ड एज ई-लॉट्स ऐप। तो ये आपका एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी है, डिजिटल लाइब्रेरी है, जहाँ पर टीचर्स और स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया था, ताकि जो भी आपको चैलेंजेस पोज किए गए थे कोविड-19 के वजह से, जो भी प्रॉब्लम हुआ था, वो सब के बीच भी हम लोग एजुकेशन को कंटिन्यू कर सकें। इसके बाद हम लोग बात करेंगे इन्वायरमेंट और क्लाइमेट चेंज का। तो पर्यावरण के क्षेत्र में हम बात करें तो बिहार का अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे एनुअल रेनफॉल आपका बिहार का 1185 mm ये आपको रिकॉर्ड किया गया इस बार का, जबकि बिहार का एवरेज आपका लगभग 1200 है, 1200 से आसपास है एवरेज। बट इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग 2020-21 में आपका रेनफॉल 1385 हुआ है। नेचर सफारी को हाल ही में इनेगुरेट किया गया था CM के द्वारा, चीफ मिनिस्टर के द्वारा राजगीर में, ये 26 मार्च को हुआ था। इन्वायरमेंट सेक्टर में ये काम हुआ। उसी तरह एक एप्लीकेशन लॉन्च किया गया, जैसे कि हमने बात किया आपको अभी इलेक्ट्रॉनिक लॉट्स ऐप, कुछ वो एक तरह का आपका इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी है। उसी तरह ये आपका इंद्रवरज, तो इंद्रवरज मतलब क्या है, आप बोल सकते हैं गरज। तो आपका जो लाइटनिंग होता है ना, उसके लिए अर्ली वार्निंग, मतलब ये आपको 40 मिनट पहले और 20 किलोमीटर के क्षेत्र में वहाँ पर यदि कहीं पर बिजली गिरने वाली होगी तो वहाँ पे लोगों को सूचित कर देगा। तो उसलिए ये एप्लीकेशन को डेवलप किया गया है। दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट ऐप एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से। इसको हम लोग चाहें तो अपने क्या मेंस आंसर राइटिंग में भी कोट कर सकते हैं। कोविड-19 डेथ के वजह से यदि किसी बच्चे के फादर का डेथ हो गया हो या फिर क्या मदर का, तो उनको बिहार सरकार 4 लाख रुपए मुआवजा दे रही है। इसके बाद बिहार स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने एयर क्वालिटी को मॉनिटर करने के लिए 5 सेंटर्स बनाए, 5 स्टेशंस बनाए हैं, दैट इज कॉल्ड एज CAAQMS, दैट इज कॉन्टिन्यूअस एम्बियंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन, जो कि 5 में से 2 आपको पटना में है और एक आपको मुजफ्फरपुर में 1, गया में 1 और हाजीपुर में 1 है। तो हम लोग को सिंपली याद रखना है कि बिहार स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने 5
एयर क्वालिटी मैनेजमेंट स्टेशंस बनाए हुए हैं मॉनिटर करने के लिए। इसके बाद हम लोग ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा जो कि हम लोग को बहुत ही कम ही कहीं देखने को मिलता है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। बिहार में क्रॉप्स का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है? जैसे कि हम लोग चावल का बात करें, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज पैडी। राइस का बात करें तो फिर राइस का बिहार में सबसे बड़ा उत्पादक आपको रोहतास है। और उत्पादकता का क्षेत्र में, उत्पादकता कॉल्ड एज पर हेक्टेयर, मतलब कि एक पार्टिकुलर लैंड पे सेम एरिया, जैसे कि इसको हम लोग मान लें आपको क्या 1000 स्क्वायर मीटर, तो इतने क्षेत्र में मानिए कोई क्षेत्र आपको ए है, दूसरा है आपको बी, तो ये आपको ए इसी क्षेत्र पे आपको 20 फल उगा रहा है, जबकि बी आपको 30 उगा रहा है। तो इसको हम लोग बोलेंगे प्रोडक्टिविटी, कि इसका प्रोडक्टिविटी बी का कम ही क्षेत्र पे एक पार्टिकुलर डिफाइंड क्या रीजन पे प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है। भले इसका टोटल प्रोडक्शन बी का कम हो, जैसे कि मानिए कि ए के पास ऐसे ऐसे 5 लैंड हो, तब तो ये आपको 20 25 100 कर देगा। लेकिन वहीं यदि बी के पास ऐसे ऐसे मात्र 2 हो तो फिर आपको ये 60 ही ना कर पाएगा। तो हालांकि प्रोडक्टिविटी बिहार का, नॉट बिहार बट क्या बी का ज़्यादा है, लेकिन प्रोडक्शन किसका ज़्यादा है? ए का। तो ये आपको दोनों में डिफरेंस होता है। तो इसका हम लोग बात करें इसके अकॉर्डिंग, तो फिर चावल का, राइस का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर रोहतास है, जबकि प्रोडक्टिविटी में वेस्ट चंपारण है। आपका वीट का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर बेगूसराय है, जबकि प्रोडक्टिविटी में आपका रोहतास है। मेज कॉल्ड एज मक्का, इसका आपको लार्जेस्ट प्रोड्यूसर आपको कैमूर है, और इसका प्रोडक्टिविटी में, उत्पादकता में अररिया है। जबकि आपको दाल का हम बात करें पल्सेस का, तो पल्सेस का सबसे बड़ा उत्पादक लार्जेस्ट प्रोड्यूसर पटना है, जबकि पल्सेस का प्रोडक्टिविटी में सबसे हाईएस्ट जहानाबाद में है। शुगर केन का बात करें तो फिर शुगर केन का हाईएस्ट प्रोडक्शन आपको वेस्ट चंपारण में होता है, पश्चिम चंपारण में। इसके बाद यहाँ पर कुछ फलों का है, जैसे कि गुआवा, डेट इज कॉल्ड एज अमरूद का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर नालंदा है। मैंगो का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर दरभंगा है, और लीची का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर मुजफ्फरपुर है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है। इसके बाद हम बात करें बिहार, ये आपको बिहान ऐप, ये एक एप्लीकेशन लॉन्च किया गया था बिहार सरकार के द्वारा, जिसका कोटेशन इकोनॉमिक सर्वे में भी इसकी बात की गई है। तो फिर ये मेनली एग्रीकल्चर डिजिटाइजेशन के लिए, मतलब एग्रीकल्चर में जो भी फार्मर्स काम कर रहे हैं उनको डिजिटल तरीके से हम लोग उनको क्या गाइड कर सके कि कहाँ पर कितना फसल डालना है, कब क्या करना है, उसके लिए ये आपको बिहान ऐप को लॉन्च किया गया था। तो इस तरह हमने देखा बिहार के इकोनॉमिक सर्वे को हमने अच्छे तरीके से, जितना ही अच्छे तरीके से पॉसिबल हो पाए उसको हमने लगभग कम्प्लीटली कवर कर दिया है। इसके बाद बात करें तो इसके बाद हम लोग देखते हैं आप लोग का नेक्स्ट वीडियो किस पे होता है। तब तक के लिए बाय, एंड लाइक आवर चैनल एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। और यदि आप लोग चाहें तो हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। ये चैनल है, या तो आप लोग खुद से ही सर्च कर लें, नहीं तो यहाँ पे जो आपको लिंक है, ये लिंक को आप लोग सर्च करके भी डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। ओके देन, थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।